अब दूसरी कहानी। किंग लुई 14 के कोर्ट में मिनिस्टर्स और दरबारी स्टेट की प्रॉब्लम्स और दूसरे मुद्दों पर बड़ी मेहनत से दिन रात बहस किया करते थे। वो एक दूसरे के पक्ष में वोटिंग करते या आपस में अपने अलायंसेस को तोड़ते या फिर से बनाते, जब तक कि वो एकजुट होकर एक सॉल्यूशन या डिसीजन पर नहीं पहुंच जाते थे। और ये सब होने के बाद सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टाइम आता था, और वो ये कि अपने बीच से उन दो दरबारियों को चुनना जो कि राजा के सामने अपने सॉल्यूशंस के दोनों पहलुओं को रखेंगे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। और इन दो मैसेंजर्स को चुनने के बाद वो फिर से एक बार और बहस किया करते थे, मतलब बहस का अब सेकंड राउंड स्टार्ट होता था। और वो ये था कि साहब अब मैसेज कैसे किंग लुई के सामने पेश किया जाए, कि मैसेज देते वक्त क्या क्या फ्रेजेस होने चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होंगे, और भी बहुत सारी बाकी की डिटेल्स। और फाइनली जब ये सारी बातें सेटल्ड हो जाती थीं, तभी ये दो चुने हुए दरबारी मतलब मैसेंजर्स राजा के पास जाते थे और हमेशा बहुत ही डेलिकेटली उसे ये सारी बातें बड़ी ही डिटेल्स के साथ बताते थे। और जब उनका ये प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाता था, तो जब भी राजा से वो उसका ओपिनियन पूछते थे, राजा उनकी तरफ देखता और कहता था, आई शैल सी, मतलब मैं देखूंगा या मैं देखता हूं इस मामले को। और इससे ज़्यादा वो उनसे कभी भी कुछ भी नहीं कहता था और वहाँ से चला जाया करता था। कुछ दिनों के बाद भी वो दरबारी लोग राजा से उस प्रेजेंटेशन के बारे में कोई क्वेश्चन या कोई फीडबैक नहीं पाया करते थे, बल्कि वो डायरेक्टली अपने दिए हुए प्रेजेंटेशन का रिजल्ट कुछ दिनों के बाद प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देखा करते थे कि राजा ने आखिर क्या डिसीजन लिया था और उसी के अकॉर्डिंग राजा ने क्या एग्जीक्यूट किया होता था। मतलब राजा लुई अपने काम के थ्रू बोलता था, अपनी जुबान से नहीं। अब देखते हैं साहब कि आखिर दरबारी राजा लुई के लिए पूरी सावधानी और डिटेल्स और बड़ी मेहनत के साथ काम करते थे और फिर भी उससे घबराते थे, जबकि किंग लुई तो अपने दरबारियों या मिनिस्टर्स को धमकाना तो दूर कुछ कहता भी नहीं था। फिर भी उनके दिलों में राजा के लिए इतना खौफ था, जबकि वहीं बहुत से राजा हिस्ट्री में हुए हैं जिनको कि उनके सेनापति या दरबारी डोमिनेट करके रखते थे। खैर, राजा लुई 14 के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज द मैन ऑफ अ फ्यू वर्ड्स, मतलब वो एक बहुत कम बोलकर अपनी बातें कहने वाला आदमी था। और आई शैल सी, ये तो किंग लुई का बहुत ही इनफेमस फ्रेज था, जो कि उससे की हुई किसी भी रिक्वेस्ट के लिए उसका जवाब हुआ करता था। अब किंग लुई 14 हमेशा से ऐसा आदमी नहीं था। जब वो यंग था तो वो लंबी बातें करने के लिए जाना जाया करता था, मगर बाद में उसने अपनी साइलेंस को अपना नकाब बनाया, अपना हथियार बनाया। अब किसी को भी ये पता नहीं चलता था कि आखिर वो चाहता क्या है, किस बात के ऊपर उसका क्या रिएक्शन होगा, उसको ऑलरेडी किस बात की कितनी नॉलेज है। तो लोग उसके सामने हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करते थे। वो उससे कोई दगा करने की सोचते भी नहीं थे। किसी को ये नहीं पता था कि उसकी आखिर गहराई क्या है, वो कहाँ तक पहुँचा हुआ है। और अपनी साइलेंस को इस तरीके से यूज़ करना उसके पावर की फाउंडेशंस में से एक मेन पॉइंट था। कहते हैं साहब कि पावर कई मायनों में अपीयरेंसेस का एक खेल है। जब हम कम बात करके अपनी खामोशी का इस्तेमाल करते हैं तो सर्टेनली
हम ज़्यादा पावरफुल दिखाई देते हैं जितने कि हम असल में होते नहीं हैं। और ये बुक इस चैप्टर के लास्ट में हमसे एक बात याद रखने के लिए कहती है कि ध्यान रखो कि एक बार वर्ड्स ज़ुबान से निकल गए तो वो कभी वापस नहीं आ सकते। उन्हें हमेशा अपने कंट्रोल में रखो, और ख़ासकर तब जब हम किसी के साथ सरकाज़म में कमेंट करते हैं। उस टाइम तो हमें उस सरकाज़म से मज़ा या सेटिस्फैक्शन तो मिल सकता है, पर हो सकता है कि आगे हमें उस सरकाज़म की कीमत चुकानी पड़े, जो कि हमें उस मिले हुए सेटिस्फैक्शन की कीमत से कहीं ज़्यादा भारी होगी। अब इसी के साथ ये दूसरी कहानी और लॉ नंबर 4 ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इससे पहले के लॉज 1, 2 और 3 भी देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपने मुझे अपना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं लॉ नंबर 5 के साथ, जो है सो मच डिपेंड्स अपॉन रेपुटेशन, गार्ड इट with your life. Thank you.